आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे कि अब नहीं संभले तो तबाही तय है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सोचिए कितने संगीन और संजीदा हैं हालात। लेकिन उसके बावजूद बंगाल में चुनावी सभाएं भी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, हरिद्वार में महाकुंभ भी है और कर्फ्यू लगा दिया गया है जो कि बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि मामले थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अमेरिका में आपको याद होगा कि 2 लाख की तादाद पहुंचने में 21 दिन का वक्त लगा था, लेकिन यहां तो एक दिन के अंदर 2 लाख। आप सोचिए कितने संजीदा हालात हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन अब नहीं संभले तो तबाही तय। जी हां, मुल्क में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी काबू से बाहर है, बेकाबू रफ्तार है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत 16 रियासतों में वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से भी अकेले महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से सुबह 8 बजे जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1038 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि शरह अमवात में लगातार गिरावट आ रही है और मौजूदा वक्त में ये 1.24% पर आ गई है। मुल्क में कुल मुतासरीन के आदाद-ओ-शुमार 1,40,40,74,000 को पार कर गए हैं। इनमें से 1,24,29,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के उबरने की शरह 88.92% पर आ गई है। अब ऐसे हालात में क्या सियासत होनी चाहिए या इसके हल के बारे में सोचना होगा। मजदूरों के दोबारा अपने गांव लौटने की तस्वीरें क्या कहती हैं, अस्पताल में मरीजों की भीड़ क्या कहती है, जमीन पर चिताएं क्या कहती हैं, शमशान और कब्रिस्तान में लंबी कतारें क्या कहती हैं, कूड़े की गाड़ियों में रखी लाशें क्या कहती हैं, क्या बयान करती हैं। क्या ये सवाल नहीं पूछती कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है? किसने इस सिस्टम को इतना लचर और लाचार बनाया? अस्पतालों में स्पेशल कोविड डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया गया? ऐसे कई सवालों के साथ आज का मुद्दा में हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी, सियासी तज्जियाकार संजीव कौशिक जी और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कोविड कैंपेन कमेटी के मेंबर समीर भाटी जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और खेमचंद शर्मा जी, आपसे पहला सवाल है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है? कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। अकेले एक दिन में 2-2 लाख केस सामने आ रहे हैं। चिताएं आप देख रहे हैं जमीनों पर। आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान में लोग अपनी अपनी मैयतों और लाशों और जनाजों को लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल बेयारो मददगार अवाम, जनता इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। देखिए, महामारी के लिए हम किसी एक व्यक्ति को, एक संस्था को, एक ऑर्गेनाइजेशन को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें ओवरऑल सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। महामारी है, उसमें जनता को भी साथ में देना है, सरकार को भी कंप्लीटली काम करना है। और पिछले हमने कुछ समय में देखा कि अभी पिछले लगभग 2 हफ्ते से स्थिति फिर से अनकंट्रोल में हुई है। लेकिन हमने पिछली साल जो महामारी शुरू हुई थी, इसको काफी हद तक कंट्रोल में किया। बहुत सारी अचीवमेंट भी हमने की। हमने इस महामारी के समय में जो अपना लचर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही खराब था, उसको इम्प्रूव किया। हमने स्वदेशी वैक्सीन को डेवलप किया। हमने आज 11.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोगों ने अभी तक लोगों को लगा दी है और बहुत तेजी से हम लोग अपने वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। आज हमारे पास 2 स्वदेशी वैक्सीन है और जो विदेशी वैक्सीन है उनको भी अलाउ कर दिया है। और केंद्र सरकार एंड स्टेट मिलके बहुत सारी चीजों को तेजी से इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उन्होंने कई जगह लॉकडाउन भी लगाया है, कई जगह उन्होंने अपने अदर जो उनके ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे बीमारी रुक सकती है, ऐसे ही
चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जनता को भी ये समझना होगा कि शरीर हमारा है, हेल्थ हमारी है। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना, वो कोई भी हो, चाहे वो कोई हमें धार्मिक प्रोग्राम में बुलाए, चाहे हमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम में बुलाए, चाहे हमें कोई पर्सनल प्रोग्राम में बुलाए, वो चीज या वो प्रोग्राम हमारी अपनी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हेल्थ गाइडलाइंस का जरूर पालन करें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर वैक्सीनेशन कराएं। अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे, हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तो हम इस लड़ाई को पुनः जीतेंगे और कम से कम हमें नुकसान होगा। ठीक है संजीव सर, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये जो तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, आपके पास अस्पतालों की भी तस्वीरें आ रही होंगी, आपके पास खबरें भी आ रही होंगी, आप अगर अपने पर्सनल सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं उस पर आप जाते होंगे तो आपको अपने कितने जानने वालों के मरने की, इंतकाल के, निधन की खबर मिलती होगी। ये जो पूरी सूरत हाल पैदा हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसको काबू कैसे किया जा सकता है? 2020 में जो कोविड आया हमारे सामने पर महामारी के तौर पे, उसमें और 21 में अंतर क्या है, हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या अपने आप को बचाने के तरीके कौन से ढूंढ लिए, इस पे जरा पहले चर्चा करते हैं। 2020 में जब अचानक हमारे सामने में आता है तो पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व को पता नहीं होता है कि इसके लक्षण क्या है, कैसे इसको रोके जाए, इसके टीका कैसे विकसित किए जाए, किस तरह से क्वारंटाइन किए जाए, कुछ पता नहीं होता है। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जैसे भी हो, सरकार जो भी निर्णय लेती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग उस निर्णय में साथ हो जाते हैं। और हमने वो दृश्य देखा है कि किस तरह से उस अफरा तफरी के माहौल में भूखे पेट, नंगे पांव, बेतहाशा लोग अपने गांव की तरफ दौड़ रहे हैं, और कितनों की मौत हुई ट्रेन में कट के, कितने की मौत सड़कों पे हुई है, वो सारा दृश्य एक तरफ है। 2020 से 2021 के आज अप्रैल पे हमने जो सफर तय किया, हमने क्या इंतजामात किए, जबकि पूरा विश्व और हिंदुस्तान चर्चा कर रहा था कि इसका एक दूसरा वेव आने वाला है। निश्चित तौर पे जो 20 और 21 के बीच में जो हमने सफर तय किए, उसमें जब ये वेव या जब ये महामारी नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया और थमता हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल सरकार इस तरफ से अपना ध्यान भटका के कहीं और मोड़ दी, सत्ता की तरफ, सत्ता की लालसा, सत्ता की चाह। लगातार हमने कहां समय दिया, जब उसकी फहरिस्त मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि हमें जानकारी थी कि एक दूसरा लहर आने वाला है और हम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। हमें मालूम था कि किस तरह से ये भूकंप मचाने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, और रोजाना जाकर के रैलियों में इतनी ज्यादा लाखों लाख की भीड़ में हम खड़े हो जाते हैं और वहां जाकर के ऐसी तैसी करते हैं कोरोना की गाइडलाइंस की, और शाम में जब हम आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो जिम्मेवार लोग हैं और सबसे ऊंचे पदों पे बैठे हुए वो शख्स है जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनके जैसा दिखना चाहते हैं, जिनके जैसा बोलना चाहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो लगातार इस तरह के कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और शाम में आने के बाद 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का यदि आप नारा लगाएंगे, कौन मानेगा साहब इस बात को? आपके इस तरह के हरकतों ने पूरे हिंदुस्तान को आज इस तरह से अफरा तफरी के माहौल में और गफलत में काल के मुंह में धकेल दिया है। एक तरह से लोगों को लगा कि ये सब सारी बातें झूठी है। उनको लगा कि जब इनको नहीं हो सकता है, लाखों लाख की भीड़ में जब लोगों को संक्रमण नहीं फैल सकता है, तो हम मास्क क्यों लगाने जाए, हम क्यों इस पर सावधानी बरतने जाए। और आज नतीजे जो है वो सामने है। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए थे, क्या उसे निरंतर लगातार उससे वैसे ही कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था? लेकिन संजीव सर लोगों ने भी तो बहुत इसको हल्के में लेना शुरू कर दिया, लोगों ने भी लापरवाही बरती, लोग इसको लेकर संजीदा नहीं हुए। और ये सच है कि जब कोरोना का पहला दौर था, जो पहली लहर थी, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती से खुद अमल किया, लोग घरों में कैद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया, कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया, सारी गाइडलाइंस पर अमल किया। लेकिन जैसे जैसे ढील होती गई, लोगों के मिजाज में भी ढील आ गई। लोग बाज़ारों में, चौराहों पर, सड़कों पर, बस्तियों में, आबादियों में लोग ऐसे ही नज़र आते दिख रहे थे, चेहरे पर मास्क नहीं रहता था और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रहता था। तो आवाम ने भी तो कहीं ना कहीं लापरवाही का मुजाहरा किया है। क्या सरकारों ने संजीदगी दिखाई है? हम किसकी बात करें? हम सरकार के अधीन ही तो है ना। सरकार जैसा चाहेगी, जैसा करेगी, जिस तरह से आदेश देगी उस तरह से हम करेंगे। सरकारों ने क्या बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाई? 3 दिन पहले का वो स्टेटमेंट आप भूल रहे हैं क्या कि मरकज बंद कमरों में मरकज के लोग थे, इसलिए वहां पर कोरोना नहीं फैला और गंगा मैया सारा कोरोना बहा के ले जाएंगे। नतीजे क्या हुए? मुख्यमंत्री तक वहां पे आज के वक्त में क्वारंटाइन है। तो ये बेतुकी बातें जिससे हम भड़का सकते हैं और लोगों का ध्यान भंग कर सकते हैं। इससे पहले वाले 2020 के
कोरोना के शुरुआती दौर में जो हरकतें कर रही थी, और खास करके माफ कीजिएगा मैं मीडिया को भी इसमें समेटना चाहूंगा जी। कि मीडिया जिस तरह से पिछले शुरुआती दौर में कोरोना के को लेकर के जिस तरह से हाथ उठा और हल्ला मचाया, और जिस तरह से किसी एक कौम विशेष को टारगेट में लेकर के आज क्यों नहीं मुंह से आवाज निकल रही है? क्या स्थिति है? अभी किसी से छुपा हुआ है क्या? संजीव सर, जब हालात खराब थे ग्राउंड पर, तो मीडिया तो वही दिखाएगी ना जो समाज में घटित हो रहा है, जो दिख रहा है, उसकी तो आईनादार है मीडिया। जब हालात बेहतरी की तरफ गए, केसेस कम आने लगे, मौतें नहीं हो रही थी, बहुत कम हो गए, फिर 0 हो गए केसेस, तो नॉर्मल हो गए। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि ये इसके साथ, कोरोना के साथ जीने का रंग ढंग, तरीका, अंदाज सीख लिया जाए, लेकिन शायद वो अंदाज, वो तरीका लोगों ने नहीं अपनाया। अब्बास भाई, आज स्थिति बेहतर हो गई है क्या? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं कि बेहतर हो गई है क्या? जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी हरकतें बेहतर हुई है क्या? क्या वो हमारे सामने ऐसा कोई नजीर पेश कर रहे हैं कि उन्हीं के जैसा हम भी कदम बढ़ाएं? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार जो अब बार बार एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये सवाल सरकार से पूछने के बजाय लोगों को कटघरे में जो खड़ा करने का बार बार प्रयास किया जाता है कि लोगों ने संजीदगी नहीं दिखाई। साहब, सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाई, सरकार ने मजाक बना के रख दिया इसको, सरकार ने लोगों को काल के गाल में धकेल दिया केवल और केवल सत्ता की चाह में। ये छुपी हुई बात नहीं है, लोग समझ रहे हैं। और इसी तरह की हरकतों की वजह से आज स्थिति यह है कि भयावह स्थिति, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, और आने वाले दिनों में बंगाल में भी हम देखेंगे। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि सरकारें क्या चाहती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो? क्या वो सचमुच में? ठीक है, खेमचंद शर्मा जी से इसका जवाब लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप संजीव सर को देख रहे थे, वो काफी नाराज भी हैं क्योंकि वो भी इस मुल्क के एक जिम्मेदार शहरी हैं, और कोई नहीं चाहेगा, हम आप कोई नहीं चाहेंगे कि मुल्क के ये हालात हों कि वो मुल्क जिसने पहले कोरोना के दौर में कोरोना से लड़ाई में लीडरशिप की भूमिका जिसने अदा की हो, जिस मुल्क ने, उस मुल्क का ये आलम हो गया हो, ये हालात हो गए हों। तो इसके लिए देखिए सवाल उठ रहे हैं, संजीव सर उठा रहे हैं और लोग भी उठा रहे हैं कि पंचायत, यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसको नहीं टाला गया, बच्चों के एग्जाम टाल दिए गए, बोर्ड एग्जाम टाल दिए गए, रद्द कर दिए गए, बंगाल में चुनावी सभाएं हो रही हैं, आज भी रैलियां हुई हैं, रोड शो हुए हैं। तो क्या इन सब पर कोरोना का असर नहीं है? देखिए, मैं संजीव जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो चीजों को जनरलाइज ना करें। एक तरफ वो कह रहे हैं, एक तरफ वो नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो बताते हैं, खुद ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी, जो प्रॉब्लम है महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट्स में ज्यादा थे, क्योंकि महाराष्ट्र में विदेशों से आने वाले लोग ज्यादा थे, उनकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट हुआ नहीं। उसकी वजह से जो विदेश में जो नया एक कोरोना वायरस का स्वरूप था वो तेजी से फैला, और वो तेजी से फैलता है, वो हम सबको पता है। लेकिन आप इससे आप रैलियों को, चुनावों को लिंक करोगे तो सीधा सीधा लिंक नहीं होता। हाँ, कहीं ना कहीं रैलियों का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई स्टडी नहीं बता रही है कि बंगाल में इसकी वजह से तेजी से कोरोना फैला है, या केरला में फैला है, या आसाम में फैला, ऐसा नहीं। हाँ, कहाँ से फैला है? महाराष्ट्र से फैला। महाराष्ट्र में कोई रैली नहीं हुई, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। वहां पे जो लोग विदेशों से आ रहे थे, उनकी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो उन्होंने लोकल स्तर पे खूब कोरोना फैलाया। और हम सभी जानते हैं, मुंबई जैसे शहर में जितना कुंभ में अभी भीड़ है, या कुंभ में जितने लोग गए हुए हैं, उससे ज्यादा लोग डेली वहां पे ट्रेन के माध्यम से इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, और वहां के बाजारों में आपको मिल जाएंगे जितना कुंभ में भीड़ आपको मेले के समय मिली है। अगर हम वहां पे अपने आप को एक्टिव नहीं रखते, वहां पे हम अपने आप को, नियमों को लागू नहीं करते, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती, तो उसके लिए आप जनरलाइज करके सभी को, या नहीं जनरलाइज नहीं कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। उनके कहने का मतलब ये है कि वो उन जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, जिनको देखकर देश के ज्यादातर अवाम उनके जैसा बनना चाहती हैं, जो आइडियल पर्सनालिटी हैं, जब उन्होंने लापरवाही बरती तो फिर अवाम कैसे उस पर अमल करेंगे? फिर उसी पे आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जनरलाइज में यही कह रहा हूँ कि सबने लापरवाही बरती है, हर जगह लापरवाही बरती है, बिल्कुल गलत है। आप पीएम साहब को देखेंगे, हर जगह वो मास्क लगा के रहते हैं। जब पीएम साहब खुद हर जगह मास्क लगा के रहते हैं, सिर्फ जब वो स्टेज पे जाते हैं, जब बाकी लोग उनसे बहुत दूर रहते हैं, तभी वो मास्क को हटाते हैं। तो क्या ये एक सिग्नल नहीं है? क्या वो बार बार अपील कर रहे हैं? क्या एक सिग्नल नहीं है? और हमारी सुरक्षा, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य अपने हाथ में, क्या हमारी ये समझ नहीं है? ये सभी जानते हैं और सभी को पता है कि प्रॉब्लम फैल रही है, तो हम कहीं भी जाएं, नहीं, लेकिन शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, लेकिन रैलियों में जब भीड़ जुटाई जाती है, पूरा भीड़ का बंदोबस्त किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, तो सवाल खड़े होते हैं ना कि इस भीड़ में, इस रैली में फला
रैली में आप देखिएगा कि कितनी भीड़ होगी, बंगाल की सबसे रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, इतने लोग आएंगे कि दुनिया देखेगी, आज से पहले कभी इतनी भीड़ नहीं आई थी। जब ये दावा किया जाता है तो सवाल उठेगा, सवाल पूछे जाएंगे। हमें बस भाई समझना पड़ेगा कि मार्च अप्रैल तक कितने केसेस बढ़े, और अभी जो ये समस्या गंभीर हुई है पिछले 2 हफ्ते में हुई है। 2 हफ्ते से पहले हमारे अधिकतर स्टेट्स में चुनाव खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बंगाल में चुनाव जारी हैं, और बंगाल में भी स्थिति को करंट स्थिति के अनुसार काफी चेंज करने की कोशिश इसी ने भी की है और वहां के पॉलिटिकल पार्टियों ने भी की है। इतनी स्थिति खराब इतनी इन स्टेट्स में अभी चुनाव जो खत्म होने से पहले खराब नहीं थी। हाँ, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हुई उसके अलग अलग रीजन है, लेकिन मैं किसी पे दोषारोपण पे नहीं जाऊंगा। मैं फिर से आपको बताऊं, इस दौरान हमारे देश ने एज अ टीम और हमारी सरकारों ने बहुत चीजें उपलब्ध करी और हमारी जनता ने बहुत सारी चीजों को माना, लेकिन सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव में जो कोरोना का जो स्वरूप है वो ऐसा स्वरूप है जो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से संक्रमण करता है। और इसके दोषी वो लोग भी हैं जो वैक्सीनेशन के खिलाफ उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया, पहले वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन मार्क किया कि वैक्सीनेशन जो है वो अच्छी नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोग विदेशी वैक्सीन को स्टार्टिंग में ही देश में पुश करवाना चाह रहे थे। अब लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति काफी जागरूकता है और लोग तेजी से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इसी का परिणाम है 11.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। पिछले जो टीका उत्सव था उसमें ही लगभग 130 करोड़ वैक्सीनेशन हुई है, और इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट भी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, लोगों में भी अवेयरनेस फैल रही है, और केंद्र सरकार के पास भी एनफ स्टॉक कर वो भी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट्स जिनकी रेडीनेस अभी तक इतनी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम यदि कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचें, जनता भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, अपने आप से बचाने की कोशिश करे, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करे, तो हम एज अ टीम एज अ नेशन इस लड़ाई को जीतेंगे और जल्दी हम समस्या गंभीर रूप ले चुकी है, इसको पाएंगे। ठीक है, यकीनी तौर पर ये जो वक्त है इसमें मुत्तहिद होकर मिलकर इस लड़ाई को जीतना है, कोरोना को शिकस्त देना, जैसा कि हमने पहले दौर में पहले लहर में हमने कोरोना को शिकस्त दिया था। इस पर बात करेंगे। सर, अभी खेमचंद शर्मा जी बात कर रहे थे वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी बहुत पिछले दिनों सियासत हुई, खासकर महाराष्ट्र ने ये मुद्दा उठाया, ये आवाज़ उठाई कि उसको पर्याप्त मात्रा में, माकूल मिकदार में वैक्सीन का डोज नहीं मिल पा रहा है, जबकि केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही, डॉक्टर हर्षवर्धन जी लगातार ये कहते रहे कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है, वैक्सीन को लेकर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अब्बास भाई, आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले 2-3 और घटनाओं पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक, लखनऊ के पूर्व जज रमेश चंद्र जिनके बारे में वो सोशल मीडिया पर भी घूम रहा है, उनका एक लेटर घूम रहा है, और क्या हुआ उनके साथ ये वाकया आपको भी जानकारी है। ये पूर्व जज की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी पत्नी कोरोना से ग्रसित हो गई। वो लगातार डीएम एसपी को फोन करते रहे कि हमें सुविधा दी जाए, हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। अंत में स्थिति ये हो गई कि डेड बॉडी को उठाने के लिए एम्बुलेंस लाने वाला कोई नहीं था। ये लखनऊ के पूर्व जज की बात मैं कर रहा हूँ, ये सार्वजनिक रूप से हो चुकी है। एक दरभंगा की हालत में बताता हूँ, बिहार में एक जगह है दरभंगा में एक ऐसा 36 साल का एक नवयुवक था, उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसको भर्ती कराने के लिए वो फोन किया कि भाई हमें लग रहा है कि हमें कोरोना हो गया है, हमें भर्ती कराया जाए। कहीं से कोई डीएमसी से कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में वो पैदल चला गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। शाम में जब उसके परिवार के लोग जाते हैं उससे मिलने के लिए, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इसी तरह से कुछ रुपए लालच देकर के कर्मचारी को अंदर गए। पता चला कि पिछले 2 घंटे से वो शौचालय गया है, वापस नहीं आया। जाने के बाद में पता चला कि शौचालय में 2 घंटे से वो मृत पड़ा है। पटना की एक घटना मैं बता दूं, बाढ़ जिले के एक नवयुवक को पटना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुबह में भर्ती कराया गया, शाम में उसके परिजनों को खबर दी गई कि आपके जो परिजन जो थे जिनको भर्ती कराया गया वो नहीं रहे, आप आइए उनकी डेड बॉडी को ले जाइए। वो डेड बॉडी ले गए और श्मशान घाट पे जब आकार प्रकार में कुछ अंतर नजर आया, पत्नी बोली कि हमें लगता है कि हमारे ये संबंधी की डेड बॉडी नहीं है। खोल के देखा गया किसी और की डेड बॉडी। ये बताता है कि स्थिति कितना भयावह है और किस तरह के अफरा तफरी के माहौल में हम जी रहे हैं। आपदा में अवसर तलाशने वाले बताएंगे कि देश में कितने वेंटिलेटर का निर्माण किया गया या मंगाया गया कहीं बाहर से, वो बताएंगे। कितने हॉस्पिटल का निर्माण किया गया वो बताएंगे, जबकि पता था कि दूसरी वेव आने वाली है। वो केवल मास्क के लिए आपदा में अवसर आप ढूंढते हैं। और जिस इंजेक्शन की बात हो रही है, जिस कोविड के इंजेक्शन के बारे में आरोप लगाने की बात हो रही है, साहब महाराष्ट्र तो ठीक है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों ने आरोप लगा दी, राजनीति खेल गए। क्या ऐसा सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इसकी कमी है? मीडिया में ही ये बात सामने आई या नहीं आई? दिल्ली के कई इलाकों में कमी है, ये बात सामने आई या नहीं आई? बिहार में कमी है, बिहार में किसकी सरकार है, बिहार में कमी है, ये बात सामने आई या नहीं आई?
कोई बताएगा हमको? आप अपने राष्ट्र से ज्यादा चिंता पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं केवल और केवल वाहवाही के लिए, यहाँ से कि हम अपने मित्र राष्ट्र को कोविड का इंजेक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा आपसे। किन परिस्थितियों में बाहर से यदि विदेशी इंजेक्शन लाने के बाद जिसको अभी परमिशन मिली है, पहले होती तो क्या यही स्थिति होता? क्या इसको दिन और रात एक करके इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी क्या? और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में किसी को ये हो नहीं या वो बच ही जाए, लेकिन एक मानसिक तौर पर प्रेशर सावधानी के लिए कि आपने इंजेक्शन लिया है, तमाम तरह की फॉलो करने हैं, वो आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पे उनके जीवन को रक्षा मिलने में ज्यादा सहूलियत। लेकिन सर हिंदुस्तान की जो आबादी है 140 करोड़, उस तक वैक्सीन पहुंचाने में समय लगेगा ना सर? उस वैक्सीन के प्रोडक्शन में समय लगेगा ना? सरकार तो अमल कर रही है, जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं हर स्टेट में, हर जिले में, तो एक समय लगता है ना सर? विपक्षी पार्टियां ऐसा क्यों आरोप लगा रही है? सिर्फ इसलिए आरोप लगा रही है कि जब हमारे हिंदुस्तान में इस वैक्सीन की कमी थी तो हमें बाहर देशों में भेजने की क्या जरूरत थी? कौन से ऐसी आफत आ गई थी? उसकी वजह ये रही सर कि जब वैक्सीन डेवलप हुई, यहाँ पर बनी, तो उस वक्त यहाँ पर हालात कंट्रोल में थे, कोविड के नए केसेस नहीं आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे, मामूली आ रहे थे। दूसरे देशों में बहुत सख्त जरूरत थी, तो हिंदुस्तान दुनिया भर में उस वक्त कोविड की लड़ाई में लीडरशिप की भूमिका में था, तो उसने वैक्सीन प्रोवाइड की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। बस इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ की सरकार जो थी वो आने वाले दिन के खतरे को भाप नहीं पाई, इस बिल्कुल विफल रही, जिसका नतीजा हिंदुस्तान के नागरिकों को आज भुगतना पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है सर, कहा यह जा रहा है कि सरकार ने कोरोना कंट्रोल कर लिया, लोगों को जगा दिया, लोगों को बता दिया, गाइडलाइंस बता दी, प्रोटोकॉल बता दिया, लॉकडाउन जैसा सख्त स्टेप ले लिया, उसके बाद लोगों से कहा कि कोरोना के साथ जिंदगी जीने का अंदाज सीख लो, लेकिन लोगों ने अपने एंड पर, अपनी जगह पर लापरवाही और बेपरवाही का मुजाहरा किया, जिम्मेदारी नहीं अदा की। उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी खत्म हो गई। अब आप जानिए, आप समझिए, कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए, आपदा में अवसर ढूंढते रहिए। ये तमाम तरह की बातें हैं जो इंगित करती है कि सरकार ने लापरवाही बरती और सरकार ने संजीव सर कोई भी सरकार या कोई भी राजा या कोई भी हुकूमत ये चाहेगी कि उसके लोग, उसके अवाम, उसकी जनता, उसकी प्रजा इस तरह की पैंडेमिक में, इतनी खतरनाक पैंडेमिक में मुब्तला हो और बड़े पैमाने पर उसके मुल्क में, उसके अवाम के बीच में पैनिक क्रिएट हो, तबाही मचे? हिंदुस्तान के किसी हुक्मरान के बारे में आपको यदि इतिहास में जानकारी हो कि इस तरह के पैंडेमिक में पूरा हिंदुस्तान फंसा हो और जाकर के 2 मई दीदी गई कर रहा हो, कोई इस तरह के मुल्क में कोई हुक्मरान हो तो बताए आप। फिर हमें भी याद आएगा कि देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में भी कभी इस तरह से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा था और देश का प्रधानमंत्री कहीं और जाकर के चुनावी भाषण में व्यवस्थित था। आपको पता है, आपको मैं याद दिलाता हूं कि जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल किया, पत्रकार ने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड सवाल किया कि आज के इस वक्त में जब कोरोना सर पुनः तान रहा है और पूरे हिंदुस्तान में खतरे की घंटी बड़ी है, आपने मास्क लगाए हैं और इतने लोगों के भीड़ के बीच में आप बैठे हुए हैं और इतना सामने जो भीड़ दिखाई दे रही है, क्या ऐसा नहीं है कि आप खतरे में हिंदुस्तान की आवाम को डाल रहे हैं या बंगाल की जनता को डाल रहे हैं? इसका जवाब जानते हैं उन्होंने क्या दिया था? कि ये सब दीदी के तरफ से छोड़ा गया सगुफा है, वो हार रही है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। क्या इसका मतलब हम नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं क्या कि इसका मतलब क्या होता है? साहब, प्राथमिकता तय करनी होगी सरकार को, और सरकार ने जो प्राथमिकता तय की थी उसके अनुसार सरकार चल रही है। देश को, लोगों को तय करना है कि उन्हें किस तरह की। संजीव सर, अगर उसी तरह से सख्ती और कड़ाई होती रहती तो देश की इकॉनमी किधर जाती, लोगों का रोजगार कैसे मिलता? अब देखिए कि पिछली बार जितनी बड़ी तादाद में लोग गए थे बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ, वो वापस आ गए थे, अब दोबारा जा रहे हैं। ये भी फिर दूसरी बार एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है, तो लोग वापस आ रहे थे, जिंदगी पटरी पर आ रही थी ना। अगर सख्ती होती, कड़ाई होती तो फिर जीडीपी पर, इकॉनमी पर, मईशत पर असर पड़ता ना, असर पड़ रहा था। अब्बास भाई, सख्ती किस मामले की बात कर रहे हैं? सख्ती हम फैक्ट्रियों को बंद करने की बात कर रहे हैं या सख्ती उन्हें फैक्ट्रियों तक नहीं जाने की बात कर रहे हैं? अरे साहब, सख्ती बरतने की यदि बात थी तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, जो नियम कानून, जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये सख्ती से लंबे वक्त तक लागू किया जाना चाहिए था और इस पे सख्ती करनी चाहिए थी। जानबूझ के जो ढील दी गई, जानबूझ के इसको नजरअंदाज किया गया, उसी का नतीजा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसी का नतीजा है कि आज इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जान आपत्ति फंसी। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, देखिए संजीव सर
का जो इशारा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात है, इलेक्शन है, कि बंगाल में बड़े पैमाने पर, और ये हकीकत है, सच है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर रैलियां हुई, बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी। और संजीव सर को शायद ये भी याद होगा कि केरल में राहुल गांधी भी इसी तरह की रैली कर रहे थे। और अभी जो इस वक्त इतने हालात बुरे हैं, उसमें यूपी में पंचायत चुनाव नहीं टाले गए, इन सब को लेकर सवाल तो हैं खेमचंद शर्मा जी। देखिए, सवाल है और सवाल का जवाब देना हमारी ड्यूटी है। मेरे को लगता है कि संजय की भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों से थोड़ा सा नाराजगी है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग स्टेट के छोटे मोटे एग्जाम्पल देके और छोटी मोटी घटनाएं, जो दुखद घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए वो तो होती हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा महामारी है और इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है तो कुछ जगह कुछ किसी जैसे हो सकते हैं जो धोखा दें, जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन वो एग्जाम्पल महाराष्ट्र से नहीं देते, जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था ना करने की वजह से लोग हॉस्पिटल में बेड पे मर जाते हैं और कई ऐसी घटनाएं होती हैं। और महाराष्ट्र का वो एग्जाम्पल नहीं देते कि सर आप किसी रियासत, किसी राज्य को पर आरोप नहीं लगा सकते। मरकज में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है सर। अब्बास भाई, जब आपको लॉकडाउन लगाना होता है तो आप पूरे देश में लॉकडाउन लगा देते हैं। जब कोई बस भैया जी, आप मेरे को परमिशन दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर केंद्र सरकार ने लीड किया, जब स्टेट्स ने बोला कि नहीं, अब हमारे को निर्णय लेने दीजिए कि कहाँ लॉकडाउन लगाना है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं लगाना। तो फेडरल सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हुए केंद्र सरकार ने स्टेट्स को ये राइट दिए कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाओ, अपने हिसाब से रूल्स को इम्प्लीमेंट करो, अपने हिसाब से आपको जो कंटेनमेंट जोन है वो डिक्लेयर करो। दुखद ये हुआ, जैसे ही स्टेट्स को ये राइट्स दिए गए, स्टेट्स ने अपनी जितनी जो ड्यूटी थी वो अच्छे तरीके से नहीं निभाई। उसी का परिणाम था कि महाराष्ट्र में स्थिति बद से बदतर हुई और वहां पे अनकल तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सभी स्टेट्स की रेडीनेस नहीं थी। हमारे पास, मैं आप फिर से बता दूं, एनफ वैक्सीन पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, क्योंकि जो एक साइंटिफिक मेथड पूरे विश्व में अपनाया गया कि जो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिस्क पे लोग हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जाए। वैक्सीनेशन को स्टोर भी किया जाता है, वैक्सीनेशन के जो सेंटर हैं उनको पहले स्टेब्लिश भी कराया जाता है। खाली वैक्सीनेशन केंद्र से स्टेट को चला जाए तो उससे वैक्सीनेशन लोगों को नहीं लगती, लोगों को वहां तक बुलाया भी जाता है, अवेयर भी किया जाता है। उसके लिए नीचे स्तर पे सारी स्टेट्स रेडी नहीं थी। उसमें कुछ हमारी स्टेट्स में जो जिनकी जितनी रेडीनेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। लेकिन केंद्र की तरफ से वैक्सीनेशन की उपलब्धि, केंद्र की तरफ से वैक्सीनेशन का एक्विजिशन, केंद्र की तरफ से वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट पूरे विश्व में रिमार्केबल रहा है और सबने इसकी सराहना की है। जब हमने विदेशों को वैक्सीन दी उस समय हमारी कंजम्पशन, हमारी जो कैपेसिटी थी स्टेट्स की और वैक्सीन को लगाने की या वैक्सीन को लेने की, वो उतनी नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने विदेशों में दी। आज भी केंद्र के पास, आज भी जो केंद्र की जो सप्लाई है वो एनफ है। जितनी स्टेट्स कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा लें, ऐसा केंद्र की तरफ से उनको निर्देश और अनुरोध दोनों किया गया है। क्योंकि 2 वैक्सीन स्वदेशी अपने पास है, उन्होंने भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाया, विदेशी वैक्सीनों को भी अप्रूवल दी गई है। तो सब कुछ गलत नहीं है। इस पैंडेमिक में भी, इस महामारी में भी जबरदस्त तरीके से हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और गवर्नमेंट का फोकस लोगों को बचाना है, लोगों का साथ देना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। देखिए, इलेक्शन भी खेमचंद शर्मा जी, अब लोग यही तो सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे मुल्क में खुद वैक्सीन की ज़रूरत थी तो बाहरी मुल्कों में क्यों एक्सपोर्ट की गई। जब आप कह रहे हैं कि इस तरह की तैयारियां थी तो वेंटिलेटर्स क्यों कम पड़ गए, ऑक्सीजन क्यों कम पड़ी हुई है, हॉस्पिटल्स में बेड क्यों कम है, और स्पेशल कोविड का कोई डिपार्टमेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं बनाया गया, स्पेशल स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की गई, ये सारे सवाल उठ रहे हैं सर। उसे रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, हमारी स्टेट्स की रेडीनेस, मैं सिर्फ विपक्ष की रूलिंग स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, हमारी स्टेट्स की भी, हमारी भी जहाँ पे सरकार है उनकी रेडीनेस इतनी नहीं थी, जिसकी कैपेसिटी इतनी उन्होंने बना ली हो कि वो वैक्सीनेशन पूरे स्टेट में बहुत ज्यादा तेजी से चला सके। लेकिन जितनी कैपेसिटी थी, जितनी केंद्र उसको मदद कर सकता था, जितना उनको पुश कर सकता, केंद्र ने पुश किया। अपनी ओर से केंद्र ने हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग लैब स्टेब्लिश कराए, अपनी ओर से हर स्टेट को तेजी से वैक्सीनेशन सप्लाई हो उसका काम किया और स्टेट्स ने भी काफी हद तक अच्छा काम किया। कुछ स्टेट्स को छोड़ दें, विशेषकर महाराष्ट्र को, जहाँ पे बहुत स्थिति खराब हुई और क्योंकि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसी झगड़ों में, आपसी परेशानियों में उलझी हुई थी। विदेशों को जब वैक्सीन दी गई तो देश में कोई वैक्सीनेशन की कमी नहीं थी, हमारे पास एनफ स्टॉक था और आज भी हमारे पास एनफ स्टॉक है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है और वैक्सीनेशन को लगातार तेजी से इंक्रीज भी किया जा रहा है। मेरे को पूरी उम्मीद है जल्द से हम 50 लाख पर डे का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। अभी 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, स्पीड लगातार बढ़ रही है और तेजी से हम लोग इसको बढ़ाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, कई राज्य इसकी शिकायत कर रहे हैं, कई रियासतें इसकी शिकायत कर रही, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
दिल्ली ने ये शिकायत की है कि केंद्र से उन्हें मुनासिब मिकदार में वैक्सीन नहीं मिल रही है। स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और दिल्ली जो अपने काम में बिल्कुल फेल है। दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में जो उनके मोहल्ला क्लिनिक है वो किसी काम के नहीं। आज हजार के हजार जितने मोहल्ला क्लिनिक वो बर्बाद है, वो बेकार है, उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा, वो बंद पड़े हैं। उनके जो स्टेट्स के हॉस्पिटल हैं उनमें उन्होंने बेड बनाने का कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिए कि आपको 100% हम कोविड हॉस्पिटल बना देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो कीमत होती है या उनकी लागत होती है वो हर एक व्यक्ति के रीच में नहीं है। तो केंद्र ने भी लास्ट टाइम वहां पे स्पेशल जो फोर्सेज को रिक्वेस्ट करके वहां पे कोविड सेंटर्स बनाए थे। वो कोविड सेंटर्स फिर बनाने की और केंद्र सरकार डिस्कस कर रही है और कोशिश कर रही है, लेकिन स्टेट वहां पे फेल्यूर है। स्टेट वहां पे अलग अलग तरीके की बातें करती है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था बुजुर्ग लोगों का, उन तक उन्होंने फोन कॉल करके पूछा भी नहीं कि भाई आपको वैक्सीनेशन लगी है, नहीं लगी है, नहीं लगी है तो आपको हम हॉस्पिटल के साथ अलाइन कर देते हैं। वो अपने सो कॉल जो उनके सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर है वो रोड पे तो खड़ा कर देते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, चालान काटने के लिए, लेकिन कहीं भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया है, जहाँ बाजार है, जहाँ मंडियां हैं, वहां पे उनके सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर दिखाई नहीं देते, सोशल डिस्टेंसिंग को इंप्लीमेंट नहीं करते हुए दिखाई देते। वो सिर्फ प्रचार में, अनर्गल बातों में, झूठ बोलने में वो व्यस्त हैं। जहां जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा सप्लाई केंद्र ने वैक्सीन की और अभी भी महाराष्ट्र को ट्रांजिशन में भी सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र की कैपेसिटी नहीं है कि वहां पे उनके पास इतने वैक्सीनेशन सेंटर हो, इतने उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो कि वो वैक्सीन को इकट्ठा होल्ड कर सके, होल्ड करके वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोल सके। ठीक है सर, ठीक है सर। कोविड कैंपेन कमेटी के मेंबर समीर भाटी जी, सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस गुफ्तगू में। आपसे सर जानना ये चाहेंगे कि पिछले बार जो कोविड 19 का जो अटैक था, वो जो स्ट्रेन था और ये वाला जो स्ट्रेन है, इसमें दोनों में क्या मुख्तलिफ है, कि कितने डिफरेंट है दोनों? जी बिल्कुल, देखिए हम 2020 और 2021 का जो हमारी वेव है, इसमें अगर हम बुनियादी फर्क देखें, डिफरेंस देखें जी, तो एक तो इसमें सबसे ज्यादा ये है कि अभी हमारी ज्यादातर सभी चीजें अनलॉक हो चुकी है और पिछली बार काफी चीजें लॉक थी। अभी इसमें एक तो नया जो म्यूटेंट आ रहा है जिसके बारे में सभी सुन रहे हैं, जो नया वायरस है, वायरस ने जो अपना रूप बदल लिया है, वो एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि आगे आगे जिस तरह का डेटा सामने आ रहा है, इसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो चिंता का विषय है वायरस। उसके अंदर 3 तरह के वायरस है, जिसके अंदर की एक यूके वाला वेरिएंट है, एक साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट है और एक ब्राजील वाला वेरिएंट है। जिसमें जो यूके वाला वेरिएंट है वो काफी अधिक संक्रामक पाया गया है और जो कि हमें पंजाब में भी मिला है, बॉम्बे में भी मिला है और अभी दिल्ली में भी मिला है। और उसके अलावा आपका जो है डबल म्यूटेंट, जिसका कि मुंबई में जिसके काफी ज्यादा केसेस देखे गए हैं। तो एक तो बात हो गई आपका डबल म्यूटेंट वाली। दूसरी बात है इसके अंदर कि इस बार इस वेव में युवा ज्यादा इन्फेक्टेड है और बच्चे भी ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। आप देखिए जो हमारे युवा हैं वो भी एज ए सुपर स्प्रेडर काम करते हैं और इस बार जो युवा है उनमें सीवियरिटी, जो बीमारी है उसकी गंभीरता भी काफी ज्यादा देखी गई है। इसमें हमें ये समझना होगा कि जितने हमारे एक्टिव केसेस ज्यादा होंगे उतनी ही हमारी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होंगे और उतना ही हमारा डेथ रेट ज्यादा बढ़ेगा। तो एक दूसरा जो कारण है युवाओं में काफी मिल रहा है। और इसके अलावा एक कारण है कि जैसे वैक्सीन आई है हमारी सेकेंड वेव से पहले, तो वैक्सीनेशन के बाद लोगों का थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया। अभी हम देखते हैं जो जांच कराने के लिए भी आते हैं उनमें से बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा फर्स्ट वैक्सीन हो गया है, सेकंड, मतलब उसके बाद उन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया। और उसके बाद कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं सेकंड वेव में जो री इंफेक्शन के हैं, जिनको एक बार कोरोना हो गया और उसके बाद भी उनके अंदर इंफेक्शन पाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण कारण है जिसमें देखा जा रहा है इस वेव में। और इसमें कुछ एक और जो चीजें सामने आई है, जो हमारा RT-PCR टेस्ट है, जो कि काफी सटीक टेस्ट माना जाता है कोरोना की जांच के अंदर, इस बार देखा जा रहा है कि उसमें भी फॉल्स नेगेटिव आ रही है काफी ज्यादा, कि आप नेगेटिव नहीं है फिर भी रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। और इस वजह से मरीज को लगता है कि मेरे को तो कोरोना नहीं हुआ और वो उस तरह से आमतौर पे उनका घूमना शुरू हो जाता, जिसकी वजह से भी ट्रांसमिशन
काफी ज्यादा फैल रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि पहली वेव की जो आप बात कर रहे हैं और ये सेकंड वेव है, इन दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग हैं? जी, कुछ जो कॉमन सिम्टम है जो पहले थे वो तो थे ही, इसके अंदर जो अभी सिम्टम और नए एडिशन हुए हैं उसके अंदर देखा गया है कि ज्यादा जो पेट संबंधित बीमारियां हैं वो काफी देखी गई हैं कि आपको पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ये सब। क्योंकि इस तरह की जो पेशेंट शुरुआती दिनों में आ रहे थे तो लग रहा था कि ये शायद किसी और कारण से होगा, पर जब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव मिला। तो इसमें नए सिम्टम्स इस तरह के ऐड हुए हैं और ये भी काफी ज्यादा अभी बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद में इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये नए सिम्टम्स देखे गए हैं। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि नई तरह का स्ट्रेन है, नए तरह के उनके लक्षण है और जो संक्रामक रेट है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके अलावा एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी काफी हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है और जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो ये भी काफी ज्यादा अधिक अभी। एक और बात जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, जिनका वैक्सीनेशन हो गया है, वो भी इससे उन पर भी असर हो रहा है, तो क्या वैक्सीन उस कवच का काम नहीं कर रही है, या वैक्सीन का काम आपको कंट्रोल नहीं करना है, उसको रोक, कवच का काम नहीं करना, बस इम्यून सिस्टम को बढ़ा देना है, ऐसा कुछ है? जी जी, देखिए एक चीज है हमारा संक्रमण और एक चीज है इन्फेक्शन। आप वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट डोज लगी वैक्सीन और उसके बाद आपको सेकंड डोज लगी, सेकंड डोज के भी 2 हफ्ते के बाद जो है वैक्सीन का एक्चुअल में काम शुरू होता है, प्रोटेक्शन शुरू होती है, हम कहते हैं जिसको एंटीबॉडी। तो आप उसके बाद आप इम्यून होते हैं किसी भी बीमारी से, संक्रमण होने से, पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब वैक्सीन आपके इन्फेक्शन होने को नहीं रोकेगी, वो आपकी बीमारी की गंभीरता को होने से रोकेगी, वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने से रोकेगी, वो मृत्यु होने से रोकेगी। तो वैक्सीन का काम वहां से शुरू होता है जब आपको इन्फेक्शन हुआ, कि आपको जो कोरोना वायरस है वो आपके मुंह या नाक के अंदर जाके वहां पे इन्फेक्शन हल्का फुल्का कर सकता है और उसकी वजह से सिम्टम आ सकते हैं, पर उसके बाद आपकी जो वैक्सीन है उसके बाद आपको काम करना शुरू करती है। पर इसमें जान लेना ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट डोज लगा ली उसके बाद हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, सेकंड डोज के भी 2 वीक्स के बाद हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होंगे। तो वैक्सीन तो अपना कवच की तरह काम कर ही रही है। और दूसरा एक चीज ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन भी 100% एफिकेसी नहीं होती है। 3 तरह की वैक्सीन, अब थर्ड वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है हिंदुस्तान में। एक वैक्सीन की 70% एफिकेसी है, एक वैक्सीन की 80 और एक वैक्सीन की 90। ठीक है, तो ये चीज हमें जान लेना जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन आपको जो है बीमारी की गंभीरता से बचाएगी, तो इसलिए वैक्सीनेशन हमें लगाना जरूरी है। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम ये बात करते हैं समाज में या सियासी प्लेटफॉर्म पे या डिबेट में, तो कहा जाता है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, लगाए जाते हैं, इल्ज़ामात के तीर चलाए जाते हैं कि सरकार लापरवाह थी, जनता लापरवाह थी। आपको क्या लगता है कि इसका तेज़ी से जो स्प्रेड हुआ है कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसका कहर बहुत तेज़ी से फैला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे हालात जिम्मेदार हैं, क्यों इतनी तेजी से फैल गया ये? देखिए, एक बार अगर हम देखें तो जब जनवरी और फरवरी के अंदर जिस तरह का माहौल था, उस तरह से लग रहा था कि काफी हद तक काबू में हो गया है कोरोना, और ये अचानक से जिस तरह से, जिस तेज से, जिस गति से बढ़ा, तो उस तरह से ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना तेजी से बढ़ेगा। हाँ, इसके अंदर सभी की जिम्मेवारी है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार तो पहली वाली वेव के अंदर जितनी तरह के प्रोटोकॉल, पॉलिसीज और वो सब कुछ बना चुके थे, और जितनी जो है अपनी कैपेसिटी जो है टेस्टिंग हो या और हॉस्पिटल्स की हो, उन सब की भी वो बढ़ चुकी थी काफी ज्यादा। पर ये अचानक से इतना ज्यादा आया कि उसके बाद हमने देखा कि ये छोटे छोटे शहरों और गांवों, कस्बों में भी जो है फैलने लग गया। तो उसके बाद एकदम से स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। पर हम इसमें किसी के ऊपर आरोप तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो सभी के सहयोग की जरूरत है, चाहे वो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी सरकार हो, हमारी जनता हो, क्योंकि जब तक सब मिलकर काम नहीं करेगी
क्योंकि कितनी हम कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे। अगर जब तक हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारी लोग नहीं समझेंगे तो हम कितनी भी कैपेसिटी बढ़ाते रहें। तो कहीं ना कहीं ये सभी को सोच के समझ के करना पड़ेगा। जब तक हम सब साथ मिलकर सभी नहीं काम करेंगे तब तक इसको काबू में पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि खाली कैपेसिटी बढ़ाने ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त भी कम है, हमारे साथ और भी गेस्ट बैठे हुए हैं, संजीव कौशिक सर भी बैठे हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन माजरत चाहता हूं कि वक्त खत्म हो रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना था, इसलिए समीर भाटी जी को हमने जोड़ा और वो कोविड कैंपेन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो सबको जानकारी मिल जाए। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो पैनिक क्रिएट है, जो हालात पैदा हुए हैं, ये काबू में आ जाएंगे, कब तक आएंगे, या अभी और वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है? देखिए, सबसे ज्यादा तो इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि ये ट्रांसमिशन की जब तक चेन ब्रेक नहीं होगी तब तक तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। खाली मैंने आपको बताया कि हम खाली फैसिलिटीज को बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हमें इसको एक्टिव केसेस को रोकना है, क्योंकि पिछली बार भी हम देखे कहीं पे 2 या 3 वेव आ गई थी, उसके बाद सबसे पहले उसको चेन को ब्रेक किया गया। केसेस धीरे धीरे, जब एक्टिव केसेस को हमें डाउन करना है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता का है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, मैं आपसे सवाल करने वाला था, मजदूरों के पलायन पर सवाल करने वाला था, संजीव कौशिक साहब के तल्ख बयानात भी मैं लेना चाह रहा था कि किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मजबूरी है, वक्त की तंगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मौजू पर अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रिए से नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।